नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो आपको पढ़ा रहा था वो फिर से आपको और आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको कार्ब एनायन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से कार्ब एनायन में इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो लास्ट कम से कम 5 क्लास हो गए अब तक इंडक्टिव इफेक्ट ही चल रहा है हम लोग का, और काफ़ी लगातार से क्लास हम लोग ले रहे हैं। थोड़ा गैप दे के आपका जो क्लास हम चला रहे हैं उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो किसी भी चीज़ में वैसे भी क्लियर नहीं होता है। बहुत आसान है आपको ये चीज़ कर पाना, क्योंकि मैं 5 लेक्चर अब तक ले चुका हूँ और इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाना है। अभी 1-2 और लेक्चर लेने हैं। एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताना है। अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि अभी हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को कार्ब एनायन में लगाते हैं। हाँ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे आप लोग को और क्लियर हो। कार्ब एनायन। अच्छा, क्लास 9 से हम लोग ये बात पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि एनायन एंड कैटायन कहते किसको हैं। एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, एटम विथ निगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे एन आयन। ठीक है, आयन तो वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उस आयन में 2 चीज़ें, एक है कैट आयन, एक है एन आयन। तो कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एटम विथ पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कैटायन। एंड एनायन का मतलब होता है एटम विथ नेगेटिव चार्ज, उसको बोलेंगे एनायन। तो यहाँ पे है कार्ब एनायन, यानी कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज एटम। ये चीज़ आएगा कैसे वो पहले हम लोग समझ ले कि मान लीजिए कोई एक ऐसा आपका कंपाउंड हो, ये मॉलिक्यूल हो। ध्यान से देखिए कि मैंने इधर लिख दिया P, इधर लिख दिया Q, इधर लिख दिया R, यहाँ पे लिख दिया मैंने Z। कार्बन पे निगेटिव, अब रही बात ये कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा कैसे। वो ऐसे आएगा कि अगर हम किसी भी 2 एटम जिनसे डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन Z से, कार्बन P से, कार्बन Q से, कार्बन R से, किसी भी 2 बॉन्ड को अगर उठा ले, किसी भी 2 बॉन्डेड एटम को अगर उठा ले कार्बन के साथ में, जैसे मैंने उठा लिया, मान लीजिए कि मैंने कार्बन और Z को सेलेक्ट किया यहाँ पे, ये चीज़ देखने के लिए कि कैसे कार्ब एनायन वहाँ पे आएगा। अब कार्ब एनायन आने के लिए यहाँ पे सोचिए कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना है। वो कैसे आएगा? वो इस तरीके से आएगा जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज़्यादा हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर Z से ज़्यादा हुई तो ये क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हीं से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है आपका। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन की ज़्यादा हुई Z से, तो ये क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो इनका ही है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इनका भी और पास में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएंगे। इसी चीज़ को और अच्छे से अगर हम बनाएं तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। आया समझ में? यहाँ पे 2 चार्ज आ गए। आप सोचिए कि जब कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ होता है उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिधर से इलेक्ट्रॉन गया हुआ होता है उसके ऊपर कैसे आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसी को अगर मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊँ तो ये चीज़ ऐसे निकल के आएंगे।
पार्शियल नेगेटिव प्लस जेड पार्शियल पॉजिटिव। उसी चीज़ को मैंने ऐसे समझा दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या चीज़ करा। कार्बन की ये केस बनेगा कब, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, कार्बन अपनी ओर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करवा लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और हमें चाहिए क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कार्ब एनायन। यहाँ पे जो कार्ब एनायन लिखा हुआ है उसका मतलब ही है कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज एटम। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अगर कोई भी एटम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा रहा है, खींच रहा है, तो उसका मेन मकसद क्या है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं आपको छोटा सा ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि एक तो कोई 12th का लड़का है और एक कोई क्लास 2nd का लड़का है, या इतना डिफरेंस नहीं, मान लीजिए कोई 12th का है, कोई 6 का है। अगर मान लीजिए दोनों लड़कों के पास में अगर हम दोनों को, जैसे आजकल चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का टाइम, मैं लेके आया माजा की बोतल मैंने खरीदी और मैंने वहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच रख दिया, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखता हूँ कि ये अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो 6 और 12th में, तो कौन इसको अपनी ओर खींच लेगा और किसके पास ये किससे दूर चला जाएगा। तो जो 12th वाला होगा वो अपनी ओर अच्छे से खींच लेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि 12th वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मजबूती ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पावरफुल होगा एज कंपेयर टू 6 के। अब ऐसा नहीं कि आपके मन में सोच लिया हो कि हो सकता है क्लास 6 में कोई एक ऐसा लड़का हो जो काफ़ी हट्टा कट्टा हो और 12th वाला लड़का काफ़ी छोटा हो और बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा कैंडिडेट, एकदम डंडे जैसे हो जाए, छड़ी जैसे हो जाए, तो फिर उस पर ये लागू नहीं होगा। आपको सिर्फ ऐसे समझना है कि मान लीजिए कि कोई एक, मान लीजिए एक मैं हूँ और एक 10 साल का लड़का है, तो ठीक आधे वो मेरे से बिल्कुल 10 साल छोटा हो गया, जितना मैं हूँ उसका 10 डबल तो मैं ही हूँ 20 का। अब उसमें क्या होगा कि अगर मेरे और उसके बीच में माजा की बोतल अगर रखी जाएगी तो क्या होगा कि हम, जैसे ये माजा की बोतल है, उससे ज़्यादा पावरफुल है और तेज़ी से खींच लेंगे, है ना। तो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि जिनके पास पावर ज़्यादा होगी वो अपनी ओर उस चीज़ को बहुत अच्छे से खींच लेंगे। तो पावर ज़्यादा किसकी है, कार्बन की है। ऐसा आपको पता चलेगा पाउलिंग स्केल से, वहाँ से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चलेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको ये पता चल जाएगा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और हमें यहाँ पे कार्ब एनायन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज एटम, तो ये कब आएगा, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने वाले एटम से ज़्यादा होगी तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब यही चीज़ के अंदर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से इन सब चीज़ों को एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब मैं सीधे सीधे बताने चल रहा हूँ कार्ब एनायन की प्रॉपर्टी को। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाया, ठीक। तो जब मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो अब इसमें हमें दिख क्या क्या चीज़ रहे। पहली बात तो हमें ये चीज़ दिख रहा है, इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक के ही बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन है। यहाँ पे देखेंगे कि इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 तो ये हो जाएंगे क्योंकि ये खींच लिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी पहला पॉइंट ये कि इनके जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन है, नियर बाई इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। नियर बाई इलेक्ट्रॉन 5 होने के कारण कार्बन के वैसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और है कितना इनके आउटर मोस्ट शेल की अगर अभी बात करें, इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन वैसे होने कितनी चाहिए, 4 नियर बाई, क्योंकि इनके आउटर सेल में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इनके 4 ही होने चाहिए, पर यहाँ पे कितने आ गए हैं, 5 आए हैं।
तो 5 आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल के आए हैं तो उसके लिए मैं क्या बात बोलूँगा कि इनके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया तो बोलेंगे यहाँ पे कैसे आएंगे, चार्ज निगेटिव। क्यों आएंगे चार्ज निगेटिव? क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात ये, आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे फिर भी ये अनस्टेबल होंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ निगेटिव चार्ज। अगर इनके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गए हैं, अनस्टेबल। मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए कि मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत हो और मुझे कहीं से मिल भी गया हो 2 लाख रुपए, लेकिन जिनसे मैंने लिया है और वो पूरे जग में जाके बता रहे हैं, पूरे संसार वालों को ये बताया जा रहे हैं कि उन्होंने हमें दिया है ये 2 लाख रुपए, तो क्या मैं गर्व से बाहर घूम सकता हूँ? क्या मुझे हर बात पे ये इस बात का डर लगा रहेगा कि मैं जैसे ही घर के बाहर निकलूंगा मुझे 10 लोग टॉन्ट मारने के लिए खड़े होंगे कि भाई साहब आपने जो अपनी ज़रूरत को पूरा करा हुआ है वो इन्होंने दिया है तब आपने पूरा किया है ना? तो मुझे इस बात का डर हमेशा लगा रहेगा जिससे हमारे मन में झल्लाहट आएगी। तो ऐसे इनके साथ भी है कि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन फिर भी ये कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये, आउटर मोस्ट शेल में वैसे इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए पर यहाँ पे है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसे हम कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम हो गया है कार्बन, क्योंकि 4 होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, नियर बाई 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पर यहाँ पे कितने हो गए हैं, 5, यानी इनके पास एक ज़्यादा आ गया इलेक्ट्रॉन रिच। क्या 8 इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास में आएगा, पहले तो 5वां चीज़ ये कि ऑक्टेट कंप्लीट, बट अनस्टेबल स्पीसी ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं कि ऑक्टेट तो इनका कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनके ऊपर ये टैग लगा हुआ है कि उन्होंने किसी से वो चीज़ें मांगी है। ये बात उनको ये दर्द उनको हमेशा से सताता रहेगा कि ये उन्हें किसी से मिला हुआ है और उनको किसी को ये लौटाना पड़ेगा। 6वां पॉइंट अगर हम ये देखें कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन नियर बाई हैं, चार्ज नेगेटिव है, आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन अनस्टेबल है। और भी यहाँ पे ये जो बात करनी है, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर्ड है तो ये कैसे हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक। 7वां पॉइंट इनका ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। क्या मैं बोल सकता हूँ 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4? तो उसके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन इनके कैसे हो जाएंगे, sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर इनका sp3 तो इनका शेप कैसा होगा, ये आपको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर इनका sp3 है तो इनका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो शेप के बारे में हम लोग क्या टेट्राहेड्रल बता सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज़ एक वशेपर थ्योरी में एक चीज़ पढ़ा हुआ होगा, इस थ्योरी में आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ होगा कि लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होता है।
सबसे ज़्यादा रिपल्जन होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर में, फिर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका लोन पेयर पड़ा हुआ है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्जन शो करेंगे। और क्या करेंगे, जो चीज़ मान लीजिए कि पहले ऐसे चीज़ पड़ा हुआ था, मान लीजिए कि ये चीज़ पहले पड़ा हुआ था, पर अगर ये वाला हैवी है, ये वाला अगर हैवी है तो ये क्या करेगा, इन दोनों पे प्रेशर बनाएगा, और अगर इन दोनों पे प्रेशर बनाएगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से ऐसे। तो अगर ये कुछ ऐसे बनेंगे, इनका शेप अगर आप ध्यान से देखिए तो कैसा बन रहा है, क्या हम बोल सकते हैं पिरामिडल शेप का बन रहा है। तो ये चीज़ हम लोग बता देंगे कि इनका जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, पिरामिडल, ठीक है। इनके शेप कैसे बनेंगे, पिरामिडल। आप इसको समझ सकते हैं NH3 के एग्जाम्पल से भी, NH3, क्योंकि उसमें भी यही होता है, ये ठहरा लोन पेयर, इधर भी H, इधर भी H एंड इधर भी H। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो ये चीज़ मैंने बनाया हुआ और ये बनाया लगभग सेम है, तो इनका जैसा शेप वैसे इनका शेप, आप ऐसा कंपेयर करा सकते हैं इन सब चीज़ों को कि इनका कैसा शेप बनेगा। तो ये तो ठहरा कार्बन आयन की हम लोग जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से उसका शेप होगा, कैसा वो बनेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें उसमें ध्यान रखनी है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए तब तक। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करने चलते हैं। पहले थोड़ा सा ये चीज़ देख लें कि अगर कार्बन एनायन है, ठीक है, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी हम बना रहे थे, ये ठहरा P, ये हो गया Q, ये हो गया R। यहाँ पे लोन पेयर होने के कारण नेगेटिव चार्ज है। आप सोचिए कि कोई एक ऐसा एटम जहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, ठीक, अब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कैसे। तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कैसे वो ध्यान से देखिए। यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर है तो ये अपने ऊपर के नेगेटिव चार्ज को हटाना चाहते होंगे, और अगर ये अपने ऊपर के नेगेटिव चार्ज को हटाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी में मदद कौन करेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी में मदद करेंगे इनके साथ जुड़े हुए जो एटम हैं। अगर ये प्लस आई हो गए, ध्यान से देखिए, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई। तो यहाँ से देखिए, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो कार्बन की स्टेबिलिटी को और कम कर देगा, और ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा इनको। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से है, और अगर ये दे देंगे तो इनकी ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप जो यहाँ पे अगर ये माइनस आई हो ये सब, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो माइनस आई कम होगा, और अगर माइनस आई कम होगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, माइनस चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कार्ब एनायन is directly proportional to the minus I effect and inversely proportional to the plus I effect। ऐसा क्यों, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ये चीज़ ऐसा क्यों होगा। और इतनी देर से हम लोग यही चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे कार्बन आयन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और किस तरीके से वो काम करेगा। तो ये ठहरा कार्बन आयन
की स्टेबिलिटी का, अभी आपने फ्री रेडिकल पढ़ा था तो फ्री रेडिकल में ये चीज़ पढ़ा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्री रेडिकल होता था प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली होता था माइनस आई के। कार्बोकैटायन में भी आपने बिल्कुल सेम वही चीज़ पढ़ा था, पर कार्बन आयन में केस उल्टा है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान से हम लोग कार्बोनाइन की कराएं, पहला क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया ये कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज वहाँ पे मैंने रखा, इधर रखा मैंने CF3, ये रख दिया मैंने बी वाले ऑप्शन में, मान लीजिए कि मैंने रखा CCl3, सी में मैंने रखा CBr3, डी में मैंने रखा CI3। अब अगर इनमें से हम लोग से ये बात पूछी जाए कि इनकी किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपने अभी ये चीज़ पढ़ा कि माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, इनमें होगी। तो अगर इन चार में केवल एक जवाब देना हो कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इनकी हो जाएगी, क्योंकि इनकी माइनस आई सबसे ज़्यादा। ऑर्डर अगर बताना हो तो आप ध्यान से देखिए ABCD ही फॉलो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो हम बोलेंगे ABCD। ऑर्डर की अगर बात हो तो ऑर्डर में हम लोग बात कर देंगे ये चीज़ हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में, काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान है ये सब कर पाना। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन दें कुछ ऐसे, ये A रहा और ये ठहरा B, इन दोनों में अगर हमसे पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमने आपको माइनस आइन बताया होगा कि जो आइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन से, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इनके। फिर अगर हमसे बात करी जाए CD3, CT3 और CH3 में माइनस आई अगर पूछा जाए किसकी माइनस आई सबसे ज़्यादा है, तो माइनस आई में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने ये चीज़ आपको पढ़ाया है, बॉन्ड लेंथ भी तो आपको देखनी होती है। बॉन्ड लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर हम माइनस आई का ऑर्डर हम लोग बताने चल रहे हैं तो CH3 पहला नंबर, दूसरा नंबर CD3 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा CT3। यानी ऑर्डर अगर हमसे बात करी जाए तो बताएंगे CAB, ठीक है, क्योंकि माइनस आई सबसे ज़्यादा है किसका, क्योंकि अगर देखेंगे प्लस आई तो ये प्लस आई हो जाएंगे सबसे ज़्यादा, फिर ये हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे, ड्यू टू बॉन्ड लेंथ प्लस आई के कारण इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इस कारण से ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने में ज़्यादा काबिल होंगे, इसलिए कैसे हो जाएंगे, ऑर्डर इनका ये हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर हम लोग करें
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर आपको बताना है कि किसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या चीज़ निकल के आएगा, तो आपने माइनस आई इफेक्ट में आपने ये चीज़ पढ़ा था, ये ट्रिक न फरहान न ऋत्विक में तो सबसे पहले फरहान ही आते तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएंगे, फिर आपने पढ़ा होगा फिर ये आएंगे, फिर अगर आप देखेंगे तो ये आएंगे, और फिर तब जाके आपका बेंजीन लास्ट में आता है। ये पीएच का मतलब बेंजीन ही निकल के आएगा, तो ये लास्ट में आएंगे। तो इनका ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं ए बी डी सी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पहचानना है कि किनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और किस तरीके से। आपको सिर्फ ये चीज़ समझ में रखना है, अपने ये चीज़ आपको समझना है कि जो मैंने ये चीज़ बताया था, कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट and inversely proportional to the plus I effect। इन दोनों में अगर बात करी जाए तो किनकी ज़्यादा होगी, फिर इनमें अगर बात करी जाए तो किनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किन से। तो ये बेहद आसान है, आपको यहाँ से समझना है सिर्फ कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा अच्छे से काम करे। यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ स्टेबिलिटी होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये ऑर्डर में आपके पहले आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आएगा ड्यू टू साइज इफेक्ट, आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन आयन में भी अब तक हमने जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने पहला आपको ये चीज़ बताया था हेडिंग, कि हमें सबसे पहले देखना है कंपैरिजन ऑफ इंटरमीडिएट, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, वो आज से आपका ख़त्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में। तो फिलहाल चलते हैं, और आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखने का मतलब है कि जितना मन लगा के अगर आप देखेंगे उससे और भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।